भारतीय सेना के साउथ वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुलासा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने 90 घंटे के अंदर ही घुटने टेक दिए, नहीं तो भारतीय सेना की लंबी लड़ाई की तैयारी थी। लंबी लड़ाई को देखते हुए भारतीय सेना ने पूर्व जवानों की भी सूची बना रखी थी, जिन्हें जरूरत पड़ने पर सेना में शामिल कर युद्ध में उतारा जा सकता था। ये बात लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वो हिसार कैंट स्थित मिलिट्री स्टेशन पर एक्स सर्विसमैन की रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए थे। रैली में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये खुलासा किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। पहले सेनाओं पर ही हमला किया जाता था, लेकिन अब सिविल लोगों के ऊपर भी हमला होने लगा है और साथ ही साथ डिजिटल और साइबर वार भी होने लगी है। इसको देखते हुए सेना सोच रही है कि एक आर्मी और सिविलियंस का फ्यूजन तैयार किया जाए, जिसमें सिविलियंस को भी ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें भविष्य में युद्ध के लिए तैयार किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए भारतीय सेना 20 नए अस्पताल खोलने के ऊपर विचार कर रही है। अभी भूतपूर्व सैनिकों को ECHS के द्वारा सिर्फ OPD की सेवाएं ही मिल पाती हैं, लेकिन भविष्य में 20 ऐसे अस्पताल तैयार किए जाएंगे जहां पर भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को जरूरत पड़ने पर सभी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल सके, एक ही छत के नीचे उन्हें सभी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। खास तौर से वेटरन भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये सेवाएं स्थापित की जाएंगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरवीर सिंह, सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह तथा डॉट ऑन टारगेट डिवीजन के GOC मेजर जनरल अमित तलवार उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान के अंतर्गत डॉट ऑन टारगेट डिवीजन के द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक और सिरसा के भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार के सदस्य उपस्थित हुए। इस रैली में उनके लिए चिकित्सा शिविर का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत NCC कैडेट और सैन्य बैंड के शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुई, जिसमें सैनिकों की भावना और राष्ट्र निर्माण में पूर्व सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका उत्साहपूर्वक प्रदर्शन किया गया। विभिन्न रिकॉर्ड ऑफिस, बैंक, पुलिस, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एवं सरकारी कल्याण एजेंसियों जैसे कि DIAV, AWPO, ECHS और ZSB के पूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण, दस्तावेजों के नवीनीकरण, पेंशन संबंधी प्रश्नों और रोजगार के अवसरों में सहायता के लिए हेल्प डेस्क और स्टॉल स्थापित किए गए तथा मिलिट्री अस्पताल हिसार के तत्वावधान में आयोजित एक चिकित्सा शिविर में उपस्थित लोगों की स्वास्थ्य जांच और विशेष परामर्श प्रदान किया गया। भारतीय सेना में अपनी सेवा देने के दौरान विकलांग हुए पूर्व सैनिकों को जिंदल स्टेनलेस स्टील और ICICI बैंक की तरफ से ई-व्हीकल भी प्रदान किए गए। उत्कृष्ट सेवाएं करने वाले सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स सर्विसमैन का बहुत ही एक कंट्रीब्यूशन रहा है उनके जीवन के अंदर, देश की सुरक्षा के अंदर। जब वो सेवा के अंदर थे, सर्विंग थे, तो उन्होंने अपना जीवन का अमूल्य पीरियड देश रक्षा के अंदर लगाया है। बॉर्डर्स के ऊपर उन्होंने ड्यूटी दी है, उसके कारण आज हमारा देश इस जगह पे पहुंचा है। तो उनकी जो सेवा देश के प्रति है, उन्होंने जो देश सेवा करी है, उसी को हम सहारने के लिए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसी एक्स सर्विसमैन रैली करते हैं। तो एक्स सर्विसमैन रैली बेसिकली हरियाणा के एक्स सर्विसमैन के लिए की गई, जो 10 डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्टर्न कमांड के नीचे हैं, और उसका हमने आयोजन करने के लिए आउटरीच किया। पहले सतत मिलाप टीम का आयोजन किया गया ताकि वो हर एक्स सर्विसमैन तक खुद पहुँचे। सिर्फ रैली वाले दिन को नहीं है, ये 3 महीने पहले से कार्रवाई शुरू करी गई ताकि जो हमारी टीमें थी वो हर गांव तक पहुंची। और जो प्रॉब्लम वाले एक्स सर्विसमैन आपने देखा, जो विकलांग हो गए हैं किसी कारण से, एक्सीडेंट्स के कारण से, शुगर के कारण से, या किसी तरह से वो मूव नहीं कर पाते, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया। उनकी जो पेंशन प्रॉब्लम, ECHS कार्ड प्रॉब्लम, डिपेंडेंट प्रॉब्लम, CSD प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम को हमने पहले ही सॉल्व कर दिया गया। और जो आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल जिनको प्रॉब्लम मेडिकल ज़्यादा थी, जहाँ उनको हमने फैसिलिटेट करना था, उनका अच्छा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। उसके अंदर एक्स सर्विसमैन भी हैं, वीर नारियां भी हैं, वीर माताएं भी हैं, जिनके बच्चों ने शहादत दे दी इस देश की रक्षा करने के लिए। उनको आज यहाँ बुला के एक ऑनर किया गया ताकि उनको प्राउड फील हो कि देश उनकी आज भी रक्षा कर रहा है, देश उनके लिए आज भी प्रतिबद्ध है। और ऐसे ही हमारा कार्रवाई चलता रहता है। बहुत सी कोशिशें मैंने अपने एड्रेस में बोली हैं
सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सी कार्रवाई कर रही है जिसके अंदर स्पर्श इनिशिएटिव आता है, क्योंकि आपको मालूम है ओरोप लागू हो गया था, लेकिन ओरोप के अंदर अगर पेंशन अलग अलग बैंक डिस्पर्स कर रहे थे तो जो बेनिफिट थे बहुत टाइम के बाद एक्स मैन तक जाते थे। तो इसलिए डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव के नीचे जो डिफेंस सर्विस पेंशन्स को हमने स्पर्श प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए। तो जब भी कोई बेनिफिट अनाउंस करेगी गवर्नमेंट, एक डिजिटल करेक्शन के साथ सभी एक्स मैन को उसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। पहले शुरुआत में इसके अंदर काफ़ी मुश्किलें आई, लेकिन अभी स्पर्श जो भी लोग काम कर रहे हैं उन्होंने 99% प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। और जो बाकी कुछ केसेस हैं जो बहुत पुराने पेंशनर्स हैं, क्योंकि वो खुद नहीं आ पा रहे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे, इस कारण से उनका भी अपग्रेड होना अभी बाकी है। लेकिन आर्मी और स्पर्श मिलकर माइग्रेशन जो पुराने पेंशनर हैं स्पर्श पे हो जाए। इसके साथ ही ECHS चलता है। ECHS हेल्थ इनिशिएटिव है ताकि उनका जो प्रॉब्लम है हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए। उसमें भी काफ़ी नए इनिशिएटिव्स आ गए हैं, जैसे कि अगर 70 साल से ज़्यादा ओल्ड वेटरन है और वो खुद अपना मेडिसिन लेने नहीं आ सकता है तो उसके लिए हम मेडिसिन घर में प्रोवाइड करेंगे। तो उसका भी एक सिस्टम जारी हो गया है। जो ब्लॉक लेवल के ऊपर कुछ वॉलंटियर्स को हम हायर करेंगे और ऐसे जो ओल्ड पेंशनर्स हैं उनको मेडिकल एड घर तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही वेटरन हॉस्पिटल का इनिशिएटिव आने वाला है। पूरे देश के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के जरिए 20 वेटरन हॉस्पिटल बनेंगे। तो ये जो आज के दिन क्या हो रहा है कि OPD सिर्फ दे रहे हो ECHS में, हॉस्पिटल पैनल करके बैठे हैं। तो हम खुद अपने हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो ये पूरी ECHS का फ्रेम बदली हो जाएगा। इसके अलावा कुछ काफ़ी कमांड में हम करते हैं, जैसे एक कैंटीन होती है, उसके अंदर जो भी उनको सब्सिडाइज प्रोडक्ट का उनको मिलता है तो उसके अंदर हमारी कोशिश यही रहती है कि हर हमेशा मैक्सिमम इन्वेंट्री हो, उनके प्रोडक्ट्स की जो भी प्रॉब्लम को दूर किया जाए। और वेटरन से भी हमने आपके सामने रिक्वेस्ट करी है। बहुत से वेटरन ऑलरेडी नेशन बिल्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे 3-4 के नाम भी हमने बताए। और भी बहुत से ऐसे हैं जो अपने गांव लेवल के ऊपर जो उन्होंने अपना स्किल सेट अपने जीवन में सीखा था, क्योंकि सैनिक के अंदर सबसे पहले डिसिप्लिन, उसके बाद फिजिकल फिटनेस, उसके बाद अच्छा करैक्टर, ये 3 क्वालिटी हर सैनिक के अंदर है। इसके अलावा जो भी वो अपना कार्य में था, जैसे आर्मड में था उसका स्किल सेट है, अगर वो बैंक में था उसका अलग स्किल सेट है, अगर मेडिकल कोर अलग स्किल सेट है। तो ये 3-4 स्किल सेट को अगर सोसाइटी में लेके जाएगा एक सर्विसमैन तो हमारी सोसाइटी में अच्छा करैक्टर, अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा फिजिकल फिटनेस आने की और भी उम्मीद रहेगी। तो जो विकसित भारत का सपना है उससे साकार होगा। तो काफ़ी एक्स सर्विसमैन से काम कर रहे हैं, उनको हम भी फेलिसिटेट करते रहते हैं। हमारे चीफ साहब भी वेटरन चीफ अवार्ड अभी शुरुआत की है और हमने भी साउथ वेस्टर्न कमांड में वेटरन चीफ अवार्ड की शुरुआत करी है। इसके बाद उसमें कुछ हम वेटरन्स को अभी भी फेलिसिटेट करेंगे जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से इकोसिस्टम है जो कि हमारे वेटरन्स को देखभाल करना भी हमारा जिम्मेवारी है, उनको मोटिवेट करना कि नेशन बिल्डिंग में हिस्सा लो वो भी हमारा जिम्मेवारी है, ताकि इकोसिस्टम अच्छे चले और हमारा जीवन के अंदर जो हमारा सपना है विकसित भारत 2047 का, उसको साकार होने के अंदर हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। ये कभी मेरे को जैसे शहीद है, वीर नारी है, वो दूसरी शादी कर लेती है तो पेंशन बच्चों के और माँ के में बढ़ जाती है। लेकिन वो कह रही, वो एक लड़की लेडी गई साल की, वो कह रही थी मेरा कैंटीन का कार्ड काट दिया। ऐसा कुछ है कि अगर वो वीर नारी शादी कर लेगी तो माँ का कैंटीन का कार्ड कटेगा? देखिए, जो वीर नारी है उसको हम इनकरेज करते हैं मैरिज करने के लिए विद इन सर्विस, और यूनिट के अंदर ही उसकी कोशिश करते, नहीं तो इसका मिसयूज होने के बहुत कारण है। आप देखिए, वीर नारी को जो फाइनेंशियल एड आज के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पूरा मिलकर देखा जाए तो 3 से 4 करोड़ तक का उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, जो कि अपने सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा रुपया है। अगर इसके कारण पॉलिसी को लूज़ कर दिया जाएगा तो मिसयूज होने का बहुत उसके अंदर खतरा है। इसलिए पॉलिसी के मुताबिक यही है कि अगर वीर नारी दूसरी शादी करती है तो उसकी देखभाल करने को दूसरा हस्बैंड आ जाते हैं। तो इस कारण से जो सहूलियत उसको वीर नारी के जरिए मिल रही थी उसके अंदर उसको एज पर पॉलिसी बांट दिया जाता है। कैंटीन का कार्ड वीर माँ का कट रहा है। अब एक स्पेसिफिक कैसे टेक्निकल केस है वो हम अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन जो पॉलिसी के हिसाब से इस तरह से है। वैसे नहीं करता। अब उसका कोई टेक्निकल इश्यू होगा, वो हमें उसका एग्जैक्ट केस के बारे में बात करनी पड़ेगी। सर, जो वेटरन सैनिक हैं देश की अपनी सुरक्षा उसको लेकर किस तरीके से अभी भी योगदान दे रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अभी आपने देखा कि ऑप सिंदूर एक हमारे ऊपर मुश्किल टाइम आया था
जिसके अंदर हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला हुआ और फिर सैन्य को कार्रवाई करने के लिए पूरा देश उसकी तरफ देख रहा, सैन्य क्या कार्रवाई करते हैं। उस टाइम पे बहुत से भूतपूर्व सैनिक, जिसको एक्स सर्विसमैन कहते हैं, खुद वॉलंटियर करके हमारे अपने स्टेशन में पहुंचे, हमारे पास अप्रोच करे कि साहब मैं भी अभी सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही एक बड़ा इनकरेजिंग स्टेटमेंट थे कि उनको ये नहीं लगा कि मैं अभी निकल गया हूँ, मैंने नहीं करना, तो वो बहुत आगे बढ़े। तो हमने उनको एक लिस्ट भी बनाई हुई थी कि अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई आपने देखा बहुत जल्दी खत्म हो गई, 90 आवर्स के अंदर दुश्मन ने घुटने टेक दी। लेकिन अगर यही लड़ाई मान लो लंबी चल जाती जैसे रशिया यूक्रेन में चल रही है, तो हो सकता है फिर एक्स सर्विसमैन को वापस हम उनके साथ लिस्ट करें और एक सिस्टम के साथ उनको वापस सेवा के अंदर लेके आएँ, क्योंकि ट्रेंड मैन पावर है, फिर उनको भी देश के अंदर अपना दोबारा योगदान का मौका मिल सकता है। तो ऑलरेडी जो रिटायर होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, रिजर्व लिस्ट पे होते हैं। 5 साल तक तो कमिटमेंट है उनका कि अगर देश के अंदर लड़ाई लगती है तो 5 साल तक रिजर्व लिस्ट को बुलाया जा सकता है। तो इस तरह से जो वेटरन है उनको वापस सेवा का मौका मिलने की उम्मीद होती है। सर, अग्निवीर जो सैनिक है, अग्निवीर सैनिक जब 4 साल के बाद जब रिटायर हो जाते हैं तो जब सेवा समाप्त कर दिया जाता है, तो क्या वो भी एक्स सर्विसमैन में आते हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं? अग्निवीर एक स्पेशल एंट्री स्कीम है जो कि 2022 में शुरू किया गया था और पहला बैच अभी अग्निवीर का 2026 में निकलने वाला है। इसके अंदर अभी भी डिस्कशन चल रहे हैं कि रिटेंशन कितना होना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल है, क्या पॉसिबल है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर उन्होंने एक जॉइंट सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया हुआ है, क्योंकि अभी आने वाले समय में इसका डिसीजन और चेंज होने वाला है। लेकिन हालांकि दिन जो उनकी सर्विस कंडीशन है वो अलग हैं और जो पक्के 16 दिन की सर्विस अलग है। जब अग्निवीर ज्वाइन करता है तो अपनी सर्विस देख के ज्वाइन कर रहा है, लेकिन दोनों की कंडीशंस अलग अलग हैं और उसमें फ़र्क है, चाहे वो सर्विस कंडीशंस के अंदर है, चाहे एक्स सर्विसमैन के अंदर है। मैं हॉस्पिटल जो बनाने की बात, हाँ, ओके। हॉस्पिटल अभी ये प्रोजेक्ट अभी अनाउंस हुआ है, मैंने बोला है, उसका नाम है वेटरन हॉस्पिटल। वेटरन क्योंकि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटिव हेल्थ स्कीम, हम हेल्थ सेवा वेटरन्स को दे रहे हैं, सरकार दे रही है कि एक बार आप रिटायर हो जाते हैं एक्स सर्विसमैन को और उसके डिपेंडेंट को ECHS के जरिए उसकी हेल्थ सेवा लाइफ तक उसके लिए ग्रांटेड है, उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है जब अपना डिस्चार्ज होता है। लेकिन आज के दिन वो सेवा कैसे जारी है, ECHS पॉलीक्लिनिक्स है हमारे पास, वो पॉलीक्लिनिक्स के अंदर OPD सर्विसेज आपको दी जाते हैं और जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं उनको पैनल किया गया है। तो हर शहर में लोकल हॉस्पिटल पैनल्ड है, अगर वो ज़्यादा बीमार हो जाता है एक्स सर्विसमैन या डिपेंडेंट, उसका जो क्लिनिक वाला उसको रेफर करता है कि आप जाइए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। फिर उस एडमिशन का जो खर्चा आता है, चाहे सर्जरी है, एडमिशन है, जो भी है, वो ECHS ऑफिसर पास करती है। तो ये सिस्टम आज के दिन चल रहा है, लेकिन इसको और बेहतर बनाने के लिए ये सोचा जा रहा है कि हम खुद पूरे हॉस्पिटल बना दें, उसके अंदर आउटडोर पेशेंट, इंडोर पेशेंट सभी एक साथ ट्रीट करे जाएं। तो 20 ऐसे हॉस्पिटल का भी निर्माण होने जा रहा है, जिसके साथ ये पूरा सिस्टम फिर आपका इनपैनल से बंद हो जाएंगे, आउटडोर पेशेंट वहीं पे आएंगे, इंडोर पेशेंट वहीं पे आएंगे, तो उसका नाम होगा वेटरन हॉस्पिटल। तो इस तरह से अभी स्कीम के ऊपर सोच विचार चल रहा है, लेकिन छोटे ही टाइम के अंदर इसका भी लॉन्च होने की उम्मीद है। सर, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर का अभी टाइम आया, ब्लैकआउट हुआ, मॉक ड्रिल चली, तो क्या सर आर्मी की तरफ से आम पब्लिक को, सिविलियन को कुछ ट्रेनिंग आदि प्रोवाइड करवाई जा सकती है मॉक ड्रिल पे या ब्लैकआउट पे, कैसे वो इस सिस्टम? क्योंकि आने वाले दिन के अंदर जो लड़ाई की शक्ल है या रूप है बदल रहा है, आप देख सकते हैं। पहले लड़ाई सिर्फ मिलिट्री लड़ा करती थी, मिलिट्री को टारगेट किया जाता, मिलिट्री उसका इस्तेमाल करती थी। आज के दिन जो लड़ाई है उसके शक्ल और रूप बहुत बदल चुके हैं, जिसको बोला जा रहा है नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर, कॉन्टैक्ट वारफेयर। अभी साइबर अटैक हो रहा है, आपको मालूम नहीं कहाँ से हो रहा है, लेकिन आप उससे खतरे से खाली नहीं है। अभी हाल में देखा, आपके एयरपोर्ट का पूरा डिस्ट्रप्शन हो जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक्सीडेंट हो सकता है, रेलवे सिग्नल में प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ टारगेट का जो मिसाइल है वो किसी एरिया में आ सकता है। तो ये खतरे बढ़ चुके हैं, टारगेट बढ़ चुके हैं और उसके अंदर पूरा देश उसके अंदर शामिल है। तो अगर हमने इससे आगे बढ़ना है तो इसके लिए हमारे को सिविल और मिलिट्री को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो जो सिविल डिफेंस का क्वेश्चन आपने स्पेशली पूछा, ये सिविल डिफेंस का क्वेश्चन है जिसकी जिम्मेवारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की है और हमने अभी काफ़ी इसके अंदर काम किया हुआ है। लोकल जैसे हिसार के अंदर आप बैठे हैं, हिसार के जो डिवीजन कमांडर साहब हैं उन्होंने यहाँ के SDM, SP और DC साहब के साथ मुलाकात करके कुछ प्रोग्राम नियत किए हैं, तो किस प्रकार से पब्लिक को इसके अंदर इन्वॉल्व करना है। इस मुताबिक हमारे जितने भी स्टेशन हैं हमने स्टेट लेवल के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये सिविल मिलिट्री फ्यूजन को आगे लेके जाएंगे और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी सिविल को अवेयर करेंगे और खतरों के बारे में ट्रेनिंग जरूर देंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।